हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो देखो, कल मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर्स की हिस्ट्री, मतलब कंप्यूटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे कैसे कंप्यूटर्स बने, मतलब पहली टेक्नोलॉजी कैसे आई। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातें करें। तो सबसे पहले इंसान ये जानता था कि वो हिसाब किताब में गलतियाँ करेगा। सबसे पहला कदम उठाया गया कैलकुलेशन के लिए बेबीलोन में, जो 2400 BC पूर्व, जो कि आज के इराक के बगदाद के पास जो मेसोपोटामिया करके कुछ इलाका था, वहाँ पे बसता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें, एडवांस नहीं मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होने लगी थी, मतलब व्यापार होने लगा था टेक्सटाइल का, अनाज का, टैक्सेस, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ें होने लगी थी। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी कैलकुलेशन की। इंसान अभी तब तक, जैसे आज हम जोड़ घटाव कर लेते हैं, तब तक इतना एडवांस नहीं बना था कि कॉपी पेन पे ये जोड़ के। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया अबेकस। अबेकस एक्चुअली उस फॉर्म में पहले कुछ और था। तो मैं पहले बताता हूँ कि उस टाइम का अबेकस कैसा था। तो उस टाइम का अबेकस कुछ इस तरीके से था, मतलब एक टेबल बिछा ली, उस पर रेत वगैरह डाल दिया, जैसे ये। ओके, ये एक टेबल है, देख रहे हो, ये टेबल है, ये ये टेबल, इस पर रेत डाल दिया थोड़ा सा, फिर इस पर वर्टिकल लाइन वगैरह। जो राइट वाली है, राइट से पहली, ये यूनिट, यूनिट वाली, ये टेंस, जैसे आजकल बनाते हैं ना कि वंस टेंस, मगर पहले टेंस के बाद 60s आता था। 60s आता था क्योंकि वहाँ पर बेस 60 था, तब 100 बेस नहीं था। ठीक है, तो अगर उनको चीज़ें लिखनी, जैसे 23 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले पत्थरों का यूज़ कर देते, इस लाइन बना लिया, ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब वो छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर रखेंगे, जैसे 23 बनाना है तो तीन तीन है फर्स्ट यूनिट में, तो 1 2 3। ओके, अब 20 लाना है तो एक दो पत्थर रख देंगे टेंस वाली में, 2 गुणा 10 20 और 3 23। हो गए, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे। तो अब मान लो इसमें हमको 15 ऐड करना, तो कैसे ऐड करोगे। तो 15 इस तरीके से ऐड करते थे। अब 23 तो पहले है इसमें, 23 हमने बना लिया, नहीं होगा तो जो जो नंबर है उसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर लो। अब इसमें 15 लिखना है तो पहले 15। अब वंस की जो प्लेस वैल्यू है उस पर कितने, 5 पत्थर रख लो, 5 पत्थर रख लिए। और टेंस में कितनी वैल्यू है, 1, तो 1, तो ऐड करके 38 आ गए, समझ लो बस। तो इस तरीका से वो ऐड वगैरह करते थे, घटाव करते थे। ये अबेकस बाद में आया था, एडवांस जो गोटे उधर से ऊपर नीचे करते हैं वो बाद में आया था, पहले बेबीलोन में ऐसा ही था। ओके, तो बात आगे बढ़ी और मामला आया 1800 के आसपास, 1800 वाली सेंचुरी में। तो 1822 में एक वैज्ञानिक था, चार्ल्स बेबेज नाम था उसका। तो उसने एक आइडिया निकाला, तो उसको एक आइडिया आया कि 1822 में क्या आइडिया था कि इंसान गलतियां तो करता है, उसको सबको पता है, हम सबको पता है। तो पहले जो शिप होते थे पानी के जहाज़ के, उनको नेविगेशन के लिए मैथ यूज़ होता था, टेबल वगैरह यूज़ होते थे नेविगेशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, लॉग वगैरह, टेबल। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए इंसान को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, कभी कभी गलत भी हो जाता था। तो उसके आइडिया आया कि कुछ मशीन बनाए जो एक्यूरेट आंसर निकाले या एक्यूरेट कैलकुलेट कर सके इंसानों से और जल्दी कर सके। तो उसने एक एक डिफरेंस इंजन नाम का कॉन्सेप्ट निकाला था। उसमें फिर उसने छोटे छोटे पार्ट्स, सारा कुछ मैकेनिकल था, तो तब तक सारा कुछ मैकेनिकल था। तो हज़ारों पार्ट्स ऐड वगैरह करके उसने एक बना दी मशीन, जो चालू हुई, छोटे मॉडल पे गया तो वो टेबल प्रिंट भी कर रही थी, अच्छा मतलब काम कर रही थी थोड़ा बहुत। 1 साल बाद ही बना दिया था, 1822 के, मतलब 23 में बना दिया था। फिर गवर्नमेंट से उसको फंडिंग वगैरह मिली, इसको बड़े स्केल पे करो, मगर वो बड़े स्केल पे नहीं हो पाई क्योंकि लाखों पार्ट्स छोटे छोटे गियर्स में यूज़ होते थे,
गियर्स यूज़ होते थे उसमें, तो वो बन ही नहीं पाया अच्छे से, और फंडिंग भी ख़त्म हो गई थी उस टाइम। उसको 17,000 ब्रिटिश में क्या होता है, यूरो रहते हैं, क्या रहता है, तो वो मिले थे, आज के करोड़ों के बराबर हैं। तो फंडिंग ख़त्म हो गई थी, उसका मन भी हट गया था उस कॉन्सेप्ट से। उसको एक नया आइडिया आया था एनालिटिक्स इंजन का। उसका था कि अब उसमें जो डिफरेंस इंजन है उसमें सिर्फ एक ही तरीका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। ओके, तो एनालिटिक्स इंजन में हम अपने हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोग्राम करके उसको। तो उसका ये आइडिया था, मगर ये कॉन्सेप्ट ही रहा, वो बन नहीं पाया, क्योंकि उसमें उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस चीज़ थी, तो नहीं बन पाया ये। उसमें हज़ारों लाखों गेयर्स भी लगने वाले थे, उस टाइम इतनी तकनीक नहीं थी और ना ही इतने साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे अच्छे जो उसको बना पाते। तो वो चीज़ें रद्द हो गई, वो बना ही नहीं। एक्चुअली उसका आइडिया बहुत तगड़ा था, क्योंकि उसने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना बनाने के लिए, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो उसका कॉन्सेप्ट था कि हम 4 पिलर में था उसका कॉन्सेप्ट। पहला था मेमोरी, जो कि वो स्टोर कहता था, उसमें नंबर्स प्रिंट होते थे कॉलम्स में। उसकी कैपेसिटी थी 1000 नंबर्स स्टोर करने की, जैसे आज रैम यूज़ होता है ना, ऐसे सेम टू सेम ऐसे था। फिर एक और चीज़ थी मिल नाम से, मिल कहता था, जो आज के प्रोसेसर कहते हैं जिसे, वो यहाँ सारा ऑपरेशन कैलकुलेशन वगैरह यहाँ होने वाली थी। तीसरा था पंचिंग कार्ड्स, इसमें 2 टाइप के थे एक्चुअली, इसमें प्रोग्राम और इनपुट वगैरह होता था। तो ये 2 टाइप के थे, एक था ऑपरेशन कार्ड जिसमें हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। और दूसरा था वेरिएबल कार्ड, जिसमें हम ये चूज़ करेंगे कि कॉलम से कौन सा नंबर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सा ले। फिर चौथा आउटपुट, जो जानते हो आउटपुट में क्या होता है वही। तो ये उसने 1830 के आसपास ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि उस कॉन्सेप्ट को लेकर आज कंप्यूटर बने हैं सारे के सारे। तो एकदम जीनियस आइडिया था वो। एक्चुअली तुम ये सोचो कि एक इंसान जब ना उस पर इतनी नॉलेज, उस टाइम इतना वो था, टेक्निकल चीज़ें थी ना, इलेक्ट्रिसिटी थी, सिर्फ गियर्स और मैकेनिकल्स का यूज़ करके एक्चुअली ये मशीन लूप्स भी ऐड कर सकती थी। और अगर सॉरी स्टेटमेंट गलत है तो दूसरे तरीके पे भी जा सकती थी, मतलब इफ एल्स यूज़ होता है ना आजकल, उस तरीके से भी यूज़ हो सकती थी। तो ये सोचो तुम, गियर्स और मैकेनिकल्स पार्ट का यूज़ करके कैसे, कितना एडवांस बंदा होगा, कितना जीनियस होगा जो ऐसी मशीन बनाई। एक लेडी हुई थी एडा लवलेस नाम से कुछ, हाँ वही था। तो वो क्या थी, वो एक मैथमेटिशियन थी, उसको पसंद था पोएटिकल साइंस, मतलब नंबर्स को इमेजिनेशन के साथ जोड़ना। तो ठीक है, उसने चार्ल्स बेबेज की वो देखी, मशीन देखी, उससे मिली, काफ़ी प्रभावित हुई। तो एक साइंटिस्ट हुए थे इटालियन में, तो उन्होंने खत वगैरह भेजे, पेपर्स वगैरह, मतलब उस पर लिखा था कुछ, तो पेपर्स वगैरह भेज रहे थे किसी को। तो उन्होंने काम दिया एडा को, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दो। तो उसने उसको पढ़ा, प्रभावित हुई और उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर दी अपनी तरफ से। उसको पढ़ के उसने एल्गोरिथम बना दिया, मतलब कंप्यूटर्स नहीं है उस ज़माने में, उसने एल्गोरिथम बना दिया। एल्गोरिथम बनाया था, बेनरोली नंबर्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उनकी, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए उसने एल्गोरिथम बना दिया था। और उसने ऐड ऑन की थी एक और बात, कि अगर हम नंबर से अगर सिंबल और पैटर्न को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे पाएँ मशीन को, तो वो म्यूज़िक और आर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकती हैं। तो काफ़ी जीनियस लेडी थी वो, मतलब तुम दुनिया की सब पहले इंसान बना सकते हो उनको, मतलब है ही वो, बना क्या सकते हो, मतलब वो दुनिया की सबसे पहली इंसान थी जिसने, जो प्रोग्रामर थी एक्चुअली, एडा लवलेस। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें हुई नहीं कंप्यूटर्स के बारे में, तो 1990 साल का गैप लग गया कर रहा तगड़ा वाला। 1936, फिर 1936 में एनल टर्निंग ने एक थ्योरी दी थी कि हम अगर इंस्ट्रक्शन दे पाएँ मशीन्स को अच्छे से, तो वो कुछ भी कैलकुलेट कर सकती हैं। फिर 1940 में वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर के टाइम, मतलब वो तो पहले था, मतलब उस टाइम पे बता रहा हूँ, 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो जर्मन जो नाजी थे वो एक्चुअली क्या करते थे, एक एनिग्मा नाम से उन्होंने एक मशीन बना रखी थी जो कम्युनिकेशन था, जो करने थे उनको अपनी आर्मी से, वो सीक्रेट कोड के थ्रू भेजती थी एनिग्मा से, इनक्रिप्ट करके कोड को बिल्कुल एडवांस तरीके से। तो वो उस मशीन में क्या होता था कि वो लेटर स्वैप कर देता था, और जैसे ए को टी बना दिया, ए को एस बना दिया, बी को एफ बना दिया, कुछ भी कर सकता है वो। उसकी 159 क्वांट्रिलियन सेटिंग्स थी, तो इम्पॉसिबल टू क्रैक देन। बहुत बड़ी परेशानी में आ गई यूएस वाले। तो यूएस वालों में एक टर्निंग नाम का बंदा था, जो भी बताया था मैंने तुमको, थ्योरी दी। तो उसने एक
चीज़ नोटिस करी कि आइडिया निकाला, आइडिया सोचा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, बहुत तगड़ा है, मगर इसमें एक गड़बड़ है कि ये अब खुद के नंबर को खुद में स्वैप नहीं कर सकता, मतलब ए को ए में नहीं कर सकता, एस को एस में नहीं कर सकता, अलग अलग ही कर सकता है। फिर उसको थोड़ा ऐसा लगा कि जो पहला वर्ड होता है जर्मन नाज़ी वालों का, वो या तो हिटलर लिखा होता है या फिर वेदर रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो उसने आइडिया लगाया, फिर उसने सोचा कि अगर हम ऐसी चीज़ बना लें या फिर हम मैच कर दें उन वर्ड को अपने सेटिंग्स मिलाकर, तो हम और बाकी के कोड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, डिकोड कर सकते हैं। मगर ये पॉसिबल नहीं था, बहुत सारा टाइम लग जाता है इसमें, मैनुअल पॉसिबल नहीं था। तो उसने एक मशीन बनाई थी बॉम्बे नाम से वो मशीन थी। वो क्या करती थी, वो उन सेटिंग्स को मैच करने की कोशिश करती थी, लेटर्स को मैच करने की कोशिश करती थी, अपनी सेटिंग चेंज कर करके। अगर ए से ए मैच हो रहा तो फिर तो फॉल्स ही है, ऐसे करके वो चीज़ें गलत कर देती, रिजेक्ट करती थी, जो उसके कंडीशन के हिसाब से नहीं था, रूल्स नहीं थे उसमें, रूल्स वगैरह डाले थे। तो उनके हाथ लग गई ये सारी चीज़ें, उनको डिकोड करना आ गया, कुछ घंटों में वो डिकोड कर देती थी चीज़ों को। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, मतलब एडवांस थी, काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल थी अभी तक ये सारी चीज़ें। फिर एक क्लोसिस नाम से एक मशीन बनाई गई थी हिटलर के लिए ही, क्योंकि हिटलर अपने जर्नल्स से बात करने के लिए एक एडवांस, बहुत इससे भी एनिग्मा से भी एडवांस चीज़ें यूज़ करता था मशीन, उसका नाम पता नहीं, पर उसको यूज़ डिकोड करने के लिए थी क्लोसिस बनाई थी। और ये क्लोसिस वाला जो कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी दिनों तक बताया ही नहीं था, मतलब 1970 में बताया था लोगों को, खुलासा हुआ जब अपने आप, पता नहीं कैसे, मगर 1970 तक लोगों से छुपा के रखा था इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ठीक है, फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें आती रहीं। फिर 1945 में वॉर ख़त्म हुई। अब लोग सोच रहे थे कि हमारे पास सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है, और हाँ, एक क्लोसिस में 1600 ट्यूब यूज़ हुए थे, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें थोड़े बहुत यूज़ हो चुके थे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स पहला माना जा सकता है क्लोसेस को। देन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में यूएसए में एक इनाक नाम से कंप्यूटर बनाया, ENIAC। तो वो क्या करता था, वो एक्चुअली बनाया तो इसलिए था कि जो रॉकेट की ट्रांजैक्टरी होती है ना, उनको कैलकुलेट करने के लिए बनाया था, वॉर के लिए बनाया था, मगर जब वो रेडी हुआ तो वॉर ही ख़त्म हो गई थी, तो उसको वैसे पीसफुल टाइम में यूज़ करने लगे थे। ये भी काफ़ी बड़ा था, 30 टन का था, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। मगर वैक्यूम ट्यूब्स का क्या था कि वो जल्दी गर्म होकर फट जा रहे हैं, फिर उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें थी। और प्रोग्राम को चेंज करने के लिए वायर चेंज करने पड़ रहे हैं, रीप्लग करना पड़ रहा है, वो सिस्टम बहुत बेकार था। फिर उसके बाद आया था थोड़ा सा, और हाँ, जो इनाक था उसमें जो प्रोग्रामर्स थे, 6 प्रोग्रामर्स पहले वोमेन थी, एडवांस जीनियस लीड। तो 1945 की बात, एक साइंटिस्ट हुए थे जॉन वॉन न्यूमैन, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि क्यों ना हम इनपुट और इंस्ट्रक्शन को एक ही मेमोरी में ऐड कर दें, तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये सारी चीज़ें जो आजकल होती हैं यूज़। उनका कॉन्सेप्ट था जॉन वॉन न्यूमैन का 1945 में ही। देन उसके बाद प्रोग्राम्स में बूम आने लगी थी, मशीन कोड बनी थी पहले 1940 में, फिर उसके बाद 1950 के आसपास असेंबली वगैरह बनी थी। फोर्टन बनी थी 1957 में, हाई लेवल लैंग्वेज थी, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते थे इसको। एक कोबोल नाम से आई थी 1959 में, वो भी काफ़ी तगड़ी थी। फिर उसके बाद C आई 1970 में, फिर उसके बाद C++ वो वगैरह होते रहे। दैन एक चीज़ और बता दूँ तुमको, एक चीज़ रहेगी, 1947 में ट्रांजिस्टर्स आए थे, 3 साइंटिस्ट ने ये खोज की थी, तीनों को 1956 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसकी वजह से ट्रांजिस्टर्स काफ़ी हेल्पफुल हुए, वैक्यूम ट्यूब्स से सस्ते थे, हेल्पफुल थे, साइज़ में छोटे थे, हर तरीके से बेटर थे, वो बिजली की खपत कम थी। तो बहुत 1950 तक ज़्यादातर कंप्यूटर, मतलब 1950 तक ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे कंप्यूटर्स में। तो 1958 और 59 में आए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स कह लो, शायद माइक्रोचिप्स कह लो। उसमें क्या था कि 2 साइंटिस्ट थे, जैक किल्वी और रॉबर्ट नाई, कुछ ऐसा करके था। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, आइडिया दिया था कि क्यों ना हम हज़ारों ट्रांजिस्टर को वायर अपने हाथों से करने के बजाय हम सिलिकॉन की सीट पर या चिप पर उसको प्रिंट कर दें। तो ठीक है, उन्होंने वैसे किया, एक ट्रांजिस्टर्स उन्होंने प्रिंट किया था उस टाइम पर 1958-59 के आसपास। फिर ऐसे ही चला, और एक चीज़ फिर उन्होंने सीखी कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, कैपेबल हैं, छोटे हैं साइज़ में, और हर तरीक़ा से बेटर थे,
वैक्यूम ट्यूब्स थे। फिर 1971 में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। इंटेल 2004 मॉडल था, उसमें 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। उनका मतलब एक कॉन्सेप्ट था, आइडिया था कि सारे कंप्यूटर्स को एक ही चिप पर डाल दो। मतलब पहले सी प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग चिप्स के यूज़ होती थी, मगर अब एक ही चिप पर डाल दो सारा जो प्रोसेसिंग है, सारा CPU वगैरह है, उस प्रोसेसिंग सिस्टम को एक ही चिप पर डाल दो। तो उन्होंने किया अभी। फिर 1978 में एक इंटेल का आया था 8080 मॉडल, जिसमें 29,000 ट्रांजिस्टर्स थे उसमें। फिर उसके बाद इंटेल पेंटियम आया था 1993 में, जिसमें 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे। फिर 2000 में आया था पेंटियम 4, उसमें 42 मिलियन ट्रांजिस्टर थे। फिर आजकल तुम देख ही रहे हो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। जैसे 2022 में M4 चिप्स वगैरह निकलती एप्पल वाली, तो उसमें 50 बिलियन प्लस ट्रांजिस्टर्स हैं छोटी सी चिप पर। तो सोच सकते हो कितने एडवांस हुए हम तब से। एक समराइज़ बता देता हूँ कि हमारी कंप्यूटर्स की जनरेशन कैसे कैसे रही थी। मतलब 1940 से 56 के वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह थे। फिर उसके बाद 1956 से 63 के बीच में ट्रांजिस्टर्स आए। फिर उसके बाद में 56 से 71 के बीच में माइक्रोचिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट थे। फिर 71 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। फिर इससे आगे AI वगैरह यूज़ होंगी सारी चीज़ें में प्रोसेसर में। ये था सारा कुछ। मगर इससे आगे देखो, मैं तुमको ये नहीं बता रहा कि अभी कंप्यूटर्स ये वर्क कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें। मतलब मैंने तुमको एक स्टोरी बताई है बस, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स एडवांस हुए। अब इससे आगे एक कंप्यूटर्स तुमको जानकारी है ही, कंप्यूटर्स फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, PC पहुँच गए, लैपटॉप बन गए, फ़ोन बन गए। फिर इनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो सब सारी रटने वाली चीज़ें। तो ये समझा तुमने कंप्यूटर्स कैसे स्टार्ट हुए बनना, क्योंकि क्या चीज़ें हमको लगी कि हमें कंप्यूटर बनाना चाहिए, कि हमारे ये चीज़ थी कि हम गलतियां करते हैं एक्यूरेट हो सकें और इजी का टाइप मतलब काम कर सकें, तो कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ी तो बनाया हमने तब। मगर इसके बाद है 1960 के बाद इंटरनेट का दौर आया था। तो इंटरनेट की कहानी है, चीज़ों को तुम इस तरीक़ा से समझो, ज़रूर नहीं रटो ना भाई। मुझे भी ना पता होगा कि कैसे कैसे काम करते हैं, पर मैं सीख लूँगा, तुमको सिखा दूँगा बाद में। अगर कोई टॉपिक दूँगा ऐसे टॉपिक की पे वीडियो बनाऊँगा कि कंप्यूटर्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे कैसे इनमें सिस्टम प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होता है, ये डाटा कैसे इधर से उधर घूमता है, तो सारी चीज़ बताऊँगा। मगर ये भी मैं 2-3 दिन स्टोरी बताना चाहता हूँ तुमको, कि टेक फील्ड से तुम थोड़ा बहुत ऐसे कनेक्ट हो पाओ। तो अगली स्टोरी में मैं बताऊंगा तुमको इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी, फिर कैसे एडवांस हुआ, तो सारी चीज़ें। तो देखो, मैं अभी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता नहीं हूँ ना, मुझे शौक स्क्रिप्ट वगैरह का। जो मैं पढ़ता हूँ तुमको डायरेक्टली कैमरा ऑन कैमरा बता देता हूँ। तो ना मुझ पर इतनी वीडियो एडिटिंग आती। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।